नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का ये सिलसिला। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपने प्रदेश राजस्थान की कौन कौन सी खबरें अहम है। उदयपुर जिले के लूंदा क्षेत्र के अमरपुरा जागीर गांव के ग्रामीण इन दिनों परेशान हैं। परेशानी का कारण बना है गांव में लगा बिजली का मीटर। ग्रामीण बिजली जलाएं या ना जलाएं, गांव में बिजली आए या ना आए, लेकिन बिल हर महीने हजारों में पहुंच जा रहा है। जिसने कनेक्शन लिया है वो भी परेशान है क्योंकि मीटर रीडिंग में यूनिट 203 दिखता है और बिल में यूनिट बढ़कर 556 हो जाता है। बाड़े में कनेक्शन करवा रखा है, एक बल्ब जल रहा है वहाँ पर 7 वाट का और मीटर में रीडिंग 203 आ रही है। बिल कितना आया है? मेरा बिल 3600 रूपये का आया है, 3600। दूसरी ओर बिजली विभाग के अभियंता समस्या को सुलझाने का दावा कर रहे हैं। पहला केस जो आपने बताया कि उसके रीडिंग ज्यादा आ रही है, मतलब जो मीटर में उसके बिल में है रीडिंग उससे उसके जो मीटर में रीडिंग है वो कम है। तो अपन इसको क्या करेंगे कि अगर इसकी एक बाय ह्यूमन मिस्टेक से अगर इसकी हो गई है तो इसको बिल्कुल सही करवा देंगे। दूसरे केस में जो आप कह रहे हो कि लाइनमैन ने आखिरी डाली है और उससे 500 रुपए लिए हैं उसने, तो उसकी मैं बिल्कुल जानकारी लूंगा पूरी कंप्लीट, दोनों पक्ष को साथ में बिठा के, और अगर लाइनमैन दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण कई महीनों से गलत मीटर रीडिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग की ओर से अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। सीकर के फतेहपुरी गेट इलाके में जिस शख्स की सरेआम पिटाई हो रही है उस पर आरोप है कि वो एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था। और इसी दौरान वो आसपास मौजूद लोगों की गिरफ्त में आ गया। बीच बाजार में महिला का पर्स छीनना इस शख्स को भारी पड़ गया। जिसे भी मौका मिला उसने इसकी जमकर धुनाई की। खास बात ये कि जिस महिला का पर्स छीनकर ये भाग रहा था उस महिला ने भी इसकी अच्छी खासी मरम्मत कर दी। वो मौके पर पहुंच गई और लोगों की गिरफ्त से बड़ी मुश्किल से इस शख्स को बाहर निकाला। भीलवाड़ा के शाहपुरा थाने में रिपोर्ट लिखाने आई ये लड़की और उसकी मां 19 सितंबर से ही सदमे में हैं। इन लोगों का कहना है कि बकाया पैसे वसूलने के लिए 4 लड़के इनके घर में जबरदस्ती घुस आए और इनके साथ न केवल बदतमीजी से पेश आए बल्कि छेड़खानी भी की। मेरे घर पे 4 जने आए जो जोर जबरदस्ती करने लगे, जो बोले कि तेरे पापा कहाँ है। जो मैंने बोला पापा घर पे नहीं है तो बाद में आना, तो मेरे साथ में हाथापाई करने लग गए और मेरे पे हाथापाई पे आया और अंदर घुस आए और मेरी बच्ची को पटक दिया और बच्ची के हाथ पकड़ के और एक बच्ची को बोला कि तेरे तो पैसे इससे वसूल कर लूंगा, हमें जान को खतरा है सर। पुलिस ने इस लड़की और इसकी मां के बयान पर चारों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार की ओर से बनाई जाने वाली सड़कों की क्वालिटी कंट्रोल की जांच के लिए थर्ड पार्टी की ओर से इंस्पेक्शन का काम शुरू किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने जो आदेश जारी किए उसके मुताबिक सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को ही 5 सालों तक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। सीएम का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधि गाँव को जोड़ने वाले सड़क की मांग करते हैं। ऐसे में उनकी मांग और क्षेत्र विशेष की जरूरत के हिसाब से ग्रामीण विकास पथ का निर्माण या मिसिंग लिंक का काम कराया जा सकता है। सीएम ने ये भी कहा कि प्रदेश में अच्छी सड़कें बने ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा सड़कों के निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम गहलोत ने सोमवार को मनरेगा योजना के तहत 90 दिन में काम पूरा करने वाले मजदूरों के लिए श्रमिक कार्ड जारी करने के भी निर्देश दिए। श्रमिक कार्ड के जरिए मजदूरों को दुर्घटना बीमा, मेडिकल सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
मरुधरा में होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए रण क्षेत्र तैयार हो चुका है। इंतजार बस 28 सितंबर का है, जब गांव के लोग अपने लिए गांव की सरकार चुनेंगे। पहले चरण में 1002 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। सरपंच पद के लिए 5388 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंच के पद के लिए 11890 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 13 सरपंच और 4468 पंच प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। सभी पंचायतों में 28 सितंबर को मतदान होगा। 28 सितंबर को ही मतगणना होगी। 19 सितंबर को ही उप सरपंच का चुनाव होगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर पहले चरण में कितने मतदान केंद्रों पर चुनाव हो रहा है। 4679 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। 33,40,035 मतदाता वोट डालेंगे। 17,48,670 पुरुष मतदाता हैं। इसके अलावा 15,91,347 महिला मतदाता हैं। दंडोती परिक्रमा करने वाले प्रत्याशी बाल्टी में मांगते हैं लोगों से वोट। सरपंच प्रत्याशी का अनोखा प्रचार। भूमि पर लौटकर मांग रहे हैं वोट। पीला साफा, पीले वस्त्र और हाथ में बाल्टी। लेकिन साधु समझने की भूल न करें, क्योंकि पूरे पंचायत के गांव की गलियों में जमीन पर दंडोती करते ये हैं पंचायत चुनाव के प्रत्याशी विजयलाल मीणा। विजयलाल किसी धार्मिक मान्यता की वजह से जमीन पर नहीं लौट रहे, बल्कि लोगों से सरपंच चुनाव में खुद को वोट देने की अपील कर रहे हैं। गांव के लोग प्रलोभन में पड़कर वोट ना दें और सही उम्मीदवार का चुनाव करें, इसलिए विजयलाल प्रचार के लिए गांव की गलियों में दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं। ये हम ग्राम पंचायत भूगोर से खड़े हुए हैं सरपंच पद के लिए। हमारा मकसद है बस्ती माता का भला हो, बस्ती माता विकास की लहर हो, जनता जागृत हो। तो आपने दंडोती का कैसे सोचा कि जनता में जागृति आएगी, लोग प्रलोभन में ना आए और निष्पक्ष होकर वोट करें। गांव की सरकार के लिए होने वाले दंगल में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा झुंझुनू के खेतड़ी पंचायत समिति के गोठड़ा पंचायत के एक वार्ड की हो रही है। ये चर्चा इस वार्ड में मतदाताओं की संख्या की वजह से हो रही है। आपको बता दें कि गोठड़ा ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 41 में इस वार्ड में महज 5 मतदाता ही हैं। 5 मतदाताओं की वजह से हॉटस्पॉट है ये वार्ड। वार्ड पंच के लिए ये सामान्य महिला सीट है। दोनों उम्मीदवार दूसरे वार्ड नंबर 51 की रहने वाली हैं। इस वार्ड से कोई भी चुनावी मैदान में नहीं है। दिलचस्प बात ये कि दोनों उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद 5 मतदाताओं से हर रोज वोट मांग रहे हैं। अब देखना ये कि इस वार्ड के 5 मतदाता अपना पंच किसे चुनते हैं। श्री गंगानगर में वन माफिया खुलेआम हरे पेड़ों की कटाई में लगे हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। सड़क किनारे कटे हुए पेड़ वन माफियाओं की ही करतूत है। बताया जाता है कि कटे हुए इन पेड़ों की कीमत 50 लाख से भी ज्यादा है। जंगल की इस कदर कटाई से स्थानीय वन प्रेमी नाराज हैं और उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है। वजह सबूत जो मौके स्थल पर है और कई आरों पर अवैध लकड़ी जो चोरी करके वहाँ परिवहन करके रखी गई थी, जिसके हमारे कार्यकर्ता उसको वाच कर रहे हैं, उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसको खुर्द करने में लगे हुए हैं और आज तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। ये बड़ी ही निंदनीय है। हरे भरे पेड़ों पर वन माफियाओं ने कुल्हाड़ी तो चला दी है, लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन उन पर लगाम कब लगाता है। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं कोरोना महामारी से जुड़ी कुछ खबरों की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन वितरण की योजना का ऐलान कर दिया है। अलग अलग देशों को समय पर वैक्सीन देने के लिए WHO ने कोवैक्स को लॉन्च किया है। कोवैक्स के जरिए ही वैक्सीन का वितरण होगा। अब तक दुनिया के 150 देश कोवैक्स गठबंधन से जुड़ चुके हैं। हालांकि WHO ने अन्य धनवान देशों से भी कोवैक्स में शामिल होने की अपील की है। इसका उद्देश्य ये भी है कि वैक्सीन की जमाखोरी न हो और इसमें शामिल सभी देशों के हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों को पहले वैक्सीन मिल जाए।
अब तक 64 अमीर देश कोवैक्स का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। चीन और रूस भी अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इसका हिस्सा बन गए हैं। WHO की इस मुहिम में भारत भी शामिल है। कोरोना वायरस और फ्लू एक साथ होने से जिंदगी पर खतरा और बढ़ जाएगा। इंग्लैंड में इसे लेकर हुए रिसर्च में ये बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक को इन्फेक्शन से इंसान की मौत का खतरा डबल हो सकता है। एक्सपर्ट ने सर्दियों में दोबारा झटका लगने की चेतावनी भी दी है। दोनों इन्फेक्शन के साथ अस्पताल में दाखिल हुए मरीजों की जान को दोनों टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने वाले व्यक्ति की तुलना में खतरा 6 गुना ज्यादा हो सकता है। सर्दी के मौसम में यदि लोग फ्लू से अपनी रक्षा नहीं कर पाते तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। इस बात का निश्चित तौर पर ध्यान रखना होगा कि मरीज को फ्लू है या कोविड-19 या दोनों। ऐसे मामले में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को खतरा ज्यादा होगा। मिनट में कोरोना टेस्ट और वो भी 500 रुपए में फेलूदा के जरिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस टेस्ट का नाम फेलूदा ही क्यों दिया गया? कोविड या कोरोना से जोड़कर इसका नाम क्यों नहीं रखा गया? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि इसको बनाने वाले कौन हैं और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। FNCA-S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे का शॉर्ट फॉर्म है। ये स्वदेशी CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये नोवल कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को पहचानता है और उसे ही टारगेट करता है। ये टेस्ट उतना ही सटीक है जितना RT-PCR टेस्ट। अब तक पूरी दुनिया में RT-PCR टेस्ट को ही कोविड-19 के डायग्नोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जा रहा है। लेकिन फेलूदा को बड़ा एडवांटेज इसकी टाइमिंग को लेकर है। फेलूदा के नतीजे जल्द आते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाला डिवाइस बेहद सस्ता है। बढ़ते आगे, राजस्थान और कोरोना महामारी की खबरों के बाद अब बात LAC और समंदर में हो रही हलचल और दूसरे प्रदेश के खबरों की। अपने समय के भारत की आन बान और शान का प्रतीक युद्धपोत विराट अब खंड खंड होने को तैयार है। इसे भावनगर की शिप ब्रेकिंग कंपनी की ओर से अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में तोड़ने के लिए लाया जा रहा है। समुद्र के महायोद्धा ने दुनिया के 27 चक्कर लगाए हैं, जिसमें इसने 1,94,215 किलोमीटर का सफर किया है। टाइड के हिसाब से और करंट के हिसाब से 28 तारीख को 2 बजे का हाई टाइड है, तो इसमें 12:30-1 बजे ये जहाज हमारे प्लॉट पे हम उसको अवकारने के लिए खूब इच्छुक रहेंगे। और ये हमारे लिए और भारत के सबके लिए ये गौरवशाली क्षण होगा कि एक ऐतिहासिक शिप को हम स्वागत कर रहे हैं, जिसमें सरकार का भी इतना सहयोग है। ये जहाज अभी समंदर में अलंग से 15 नॉटिकल मील दूर खड़ा है। 28 सितंबर को इस जहाज को हाई टाइड के दौरान ब्रेकिंग यार्ड पर लाया जाएगा और फिर इसे तोड़ा जाएगा। करीब 30 साल भारतीय नौसेना की शान रहे INS विराट को 6 मार्च 2017 को भारतीय नेवी की सेवा से मुक्त कर दिया गया था। भारत चीन सीमा पर आजकल सेना की गाड़ियों की गड़गड़ाहट आम बात है, लेकिन अरुणाचल के लोगों के लिए ये खास है, क्योंकि सेना की आवाजाही से यहाँ के लोगों का हौसला साथ में आसमान पर पहुँच जाता है और ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि चीन 1962 जैसी कोई हरकत अब करेगा। साथ ही वो चेतावनी भी देते हैं कि अगर चीन ने इस बार कोई शरारत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। 62 में जो हुआ था वो हमारे यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं था, लेकिन आज के दिन में हमारे भारत के पास ये छोटा बंदूक से लेके राफेल तक है, इसलिए हमारे यहाँ के निवासी जो है बिल्कुल नहीं डरते हैं। और हमारे जो भी यहाँ पे अगर बाई चांस चाइना के साथ कुछ वार या कुछ होता है तो यहाँ के निवासी 101% हमारे भारत सरकार के साथ और सेना का साथ उतरने का तैयार है।
साफ है कि भारत इस बार पूरी तरह से तैयार है और वो चीन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर चेतावनी दे रहा है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत के पास सड़क है, हथियार है, राफेल सरीखा युद्धक विमान है जो किसी भी देश की सेना पर भारी पड़ने के लिए काफी है। जम्मू के अखनूर में स्थानीय पुलिस और भारतीय आर्मी के जवानों की सतर्कता ने लश्कर की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। बरामद हथियारों में AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और स्टार पिस्टल शामिल है। सेना के मुताबिक इन हथियारों की सप्लाई ड्रोन के जरिए की गई। सेना के मुताबिक इस इलाके में संदिग्ध हालत में उड़ते हुए एक ड्रोन को देखा गया। इसी ड्रोन को ट्रैक करने के लिए सेना और पुलिस ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें ये हथियार बरामद हुए। ये हथियार किस आतंकी संगठन ने जमा किए थे और वो इसका इस्तेमाल कहां करने वाले थे, इसको लेकर तफ्तीश जारी है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये हथियार आतंकी संगठन लश्कर के हो सकते हैं। आतंकियों के इस ड्रोन कनेक्शन के बाद स्थानीय पुलिस के साथ ही अब केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। बचपन में हम सभी ने दादी नानी के जुबानी किस्से तो खूब सुने होंगे, जिनको सुनकर हम सभी चैन की नींद सो जाया करते थे। लेकिन MP के सिंगरौली में कोरोना संकट के बीच दादी नानी वाले किस्सों की पूरी लाइब्रेरी स्कूटी में सवार होकर बच्चों के पास पहुंच रही है, जिसे पढ़कर बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सब कर रही हैं किताबों वाली दीदी। शासकीय शिक्षिका उषा दुबे ने खुद की स्कूटी को चलता फिरता पुस्तकालय बना दिया है। सुबह 8 बजे से 4 घंटे तक बच्चों के बीच रहना और उनको पढ़ाना अब इनकी दिनचर्या बन गई है। बच्चे भी किताबों वाली दीदी का सुबह से उठकर इंतजार करते हैं। बच्चे स्कूटी की आवाज सुन दौड़ पड़ते हैं। स्कूटी में ज्ञान विज्ञान से लेकर जरूरी विषयों की 100 किताबें मौजूद रहती हैं। सिंगरौली जिले की माध्यमिक पाठशाला हर्रई पूर्व में पदस्थ शिक्षिका बच्चों को कहानियां पढ़ाने और वाचन क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 2 महीने से मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रही हैं। जल, जंगल और जमीन से प्यार करने वाले आदिवासियों ने साल 1973 में पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्राम चमोली में चिपको आंदोलन शुरू किया था। उसी चिपको आंदोलन की तर्ज पर बालाघाट की बैहर तहसील में आदिवासियों ने चिपको आंदोलन चलाकर पेड़ों को काटने से बचाया है। इस पूरे वाकये का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग ने इस साल ग्राम बरवाला के जंगल से सागौन के साथ अन्य प्रजाति के वृक्षों को काटने के लिए चुना था। इस बात की जानकारी आदिवासियों को 4 दिन पहले ही लग चुकी थी। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को एक पत्र लिख पेड़ न काटने की अपील की, लेकिन इसके बाद भी वन विभाग ने पेड़ काटने के लिए लोगों को भेज दिया, जिन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए और कर्मचारियों को वापस जाओ का नारा लगाना शुरू कर दिया। आदिवासियों के जिद के आगे वन कर्मियों की नहीं चली और पंचनामा बनाकर वन अमला बेरंग वापस लौट गया। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की फजीहत हो रही है। डल झील में तैर रही ये अद्भुत शिकारे और कश्तियां, चिनार वृक्षों की कतारों में आनंद की अनुभूतियां, कोई भी अछूता नहीं रह सकता, ऐसी है यहाँ की खूबियां। पर्यटकों के लिए स्वर्ग है कश्मीर की स्मृतियां। कोरोना ने महीनों तक दुनिया की रफ्तार रोक दी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आ रही ऐसी तस्वीरें दिल को सुकून पहुंचा रही हैं। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से कश्मीर की मशहूर झील पर सन्नाटा पसरा था। खाली शिकारे किनारों पर खड़े उब गए थे, लेकिन अब रौनक लौटने लगी है और पर्यटक कहने लगे हैं स्वर्ग से भी सुंदर धरती ये कश्मीर है। सशक्त भारत की ये अद्भुत तस्वीर है। चलिए, राजस्थान समेत पूरे भारत की अहम खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर की कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। जापान में सरकार ने शादी करो लाखों पाओ की योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत शादी रचाने वाले नए नवेले जोड़े को सरकार करीब 6 लाख येन यानी करीब 4.25 लाख रुपए देगी।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग शादी कर जल्द बच्चे पैदा करें और देश में तेजी से गिरती जा रही जन्म दर पर काबू पाया जा सके। वैसे इस योजना में शामिल होने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे जोड़े की उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और दोनों की कुल कमाई 38 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जिन जोड़ों की उम्र 35 साल से नीचे की होगी, उनकी कुल कमाई 33 लाख रुपए से अधिक ना हो। पिछले साल जापान में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम 8,65,000 बच्चों का जन्म हुआ। हम आपको बता दें कि जापान की आबादी करीब 12.68 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में पिछले महीने एक धमाके में मारे गए लोगों की याद में एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। अगस्त में वहां की राजधानी बेरूत में हुए धमाके में करीब 200 लोगों की मौत हो गई, जिस पर शोक जताने के लिए पूरे लेबनान से करीब 250 कलाकार बेरूत में उस इमारत में इकट्ठा हुए जो खुद धमाके का शिकार हुई थी। मरने वालों को अपने संगीत के जरिए श्रद्धांजलि देकर उन्होंने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। गायकों के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने भी बेरूत धमाके में अपनी जिंदगी गंवाने वालों के लिए परफॉर्मेंस दी। कार्यक्रम में धमाके में मारे गए लोगों की तस्वीरें भी लगी नजर आईं। उनकी याद में मोमबत्तियां भी जलाई गईं। आसमान से ली गई तस्वीरों में इमारत मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाती दिखी। कार्यक्रम के आखिर में कलाकारों ने धमाके में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा और उनके संगीत के सुरों की जगह सन्नाटे ने ले ली। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में मैक्वेरी हार्बर समुद्र तट के पास की है, जहां 2 दिन पहले करीब 270 पायलट व्हेल मछलियां फंस गई थीं। इन व्हेल मछलियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। हालांकि पिछले 2 दिनों में 25 से ज्यादा पायलट व्हेलों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अक्सर व्हेल और डॉल्फिन्स मछलियां समुद्री तटों पर आकर फंस जाती हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसा क्यों हुआ है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि समुद्री जल के तापमान के बढ़ने, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या फिर समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से ये मछलियां तट के करीब आईं और फंस गईं। इतना ही नहीं, ये भी आशंका जताई जा रही है कि नेवी जहाजों के सोनार की वजह से ये मछलियां दिशा भटक गई हो।